अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से हों। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज है वीडियो लेक्चर में हम जब भी कोई पैथोजन किसी जानदार है जिस्म में एंटर होता है तो वो जिस्म जो है दो तरह रद्द अमल ज़ाहिर करता है। एक है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब कोई पैथोजन जानदार है जिस्म में एंटर होता है पहली दफा, तो उसका जो मदाफियाती निज़ाम है और वो पैथोजन आपस में जब पहली दफा उन्हें लड़ाई होती है और उस पैथोजन को मार दिया जाता है। ये जो पहला राबता है पैथोजन का और उस मदाफियाती निज़ाम का, तो इस टाइम जो जिस्म एक रिस्पॉन्स पैदा करता है उसे नाम दिया जाता है, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है। अब इस पैथोजन को मेमोरी टी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स जो है वो अपनी यादाश्त में महफूज कर लेते हैं। अगर दोबारा ये पैथोजन उस जानदार है जिस्म में एंटर हो जाए तो उसे दोबारा मार दिया जाता है। दोबारा एक जिस्म इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है, उसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। तो फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम विद पैथोजन, पहली दफा जब इम्यून सिस्टम जो है वो उस पैथोजन से राबते में आता है तो उस दौरान जो जिस्म में रद्द अमल पैदा होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब दोबारा वो पैथोजन जो है वो कभी भी इम्यून सिस्टम से दोबारा राबते में आया है तो उसे हम कहें ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। ये दूसरी दफा यानी पहली दफा है, बाद ये जितनी दफा भी पैथोजन एक दफा जिस्म में एंटर होगा तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के जुमरे में आएगा। अब ये जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ये तेज होता है और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की निस्बत जो है वो ज्यादा शिद्दत से होता है। क्यों से वो पैथोजन जो है वो उसकी मेमोरी सेल्स के अंदर महफूज है, तो पहली दफा उसके लिए एंटीबॉडीज बनवानी पड़ी थी, तो इसलिए टाइम लगा। जब कोई एंटीजन जो है वो एंटर होता है तो उसे मारने के लिए एंटीबॉडीज बनवाई जाती हैं, तो एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है। उसके बाद वो एंटीबॉडीज एंटीजन को मारने के लिए जाती हैं, तो ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन जब वो एक दफा इन मेमोरी सेल्स की यादाश्त में महफूज हो जाता है तो दोबारा वो एंटीबॉडीज बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो ब्लड के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं, तो वो फौरन से एंटीबॉडीज जाके उन एंटीजन्स को मार देती हैं। तो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये तेज होता है। अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जब एंटीजन को मार दिया जाता है तो मेमोरी सेल्स पैदा करवाए जाते हैं ताकि वो उन्हीं यादाश्त में महफूज हो जाए, और जब वही मेमोरी सेल्स जो है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में इस्तेमाल होते हैं। अब एंटीबॉडीज जो होती हैं ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये होती हैं जब कोई जानदार कोई इंसान जो है वो बीमार हो जाता है, उसमें एंटीजन एंटर हो जाता है, तो वो एंटीजन एंटर होता है तो उसे मारने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करवाई जाती हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज एक दफा एक जानदार है जिस्म में पैदा हो चुकी हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं साइंसदान हैं वो उन एंटीबॉडीज को आइसोलेट कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं। अब उन एंटीबॉडीज को फिर वो आर्टिफिशियल लैब है अंदर जो है वो तैयार करते हैं और उन्हें आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का नाम देते हैं। ये जो आपने लैब है अंदर उन एंटीबॉडीज को तैयार किया है, उन एंटीबॉडीज की मदद से फिर आप मुख्तलिफ बीमारियों का जो है जिस एंटीजन है अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज हैं, फिर आप किसी भी जानदार में अगर वो बीमारी होती है वो पैथोजन एंटर होता है तो वो आप जो लैब है अंदर आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज बनाई हैं वो आप उनके जरिए से उस जानदार का इलाज जो है वो कर सकते हैं। मोनो
तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं ये आर्टिफिशियल लैब है अंदर भी बनाई जाती हैं और ये किसी एक एंटीजन के खिलाफ ही लड़ती हैं। तो इसका मतलब है ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं ये एंटीजन स्पेसिफिक हैं, किसी एक एंटीजन किसी एक फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ लड़ती हैं। 1975 में दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है फॉहलर और दूसरे का नाम है मिलस्टीन। इन्होंने पहली दफा जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को दरियाफ्त किया और फिर इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को मुख्तलिफ शोबों के अंदर इस्तेमाल किया। उन शोबों के अंदर जो है वो पहला शोबा है बायोलॉजिकल रिसर्च, नंबर 2 है डायग्नोसिस यानी बीमारियों को पहचानना, और नंबर 3 है थेरापी और वैक्सीनेशन यानी किसी भी बीमारी के इलाज में उसे इस्तेमाल करना। तो इम्पैक्ट ऑन बायोलॉजिकल रिसर्च, हम बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 है स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल रिसर्च में हम उन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की स्पेसिफिसिटी को जांच सकते हैं। टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई द मॉलिक्यूल विद प्रिसीजन, यानी हम उन्हें एक्यूरेसी के साथ उस रिसर्च में ये मेजर कर सकते हैं तो वो इस खास एंटीजन के अगेंस्ट हैं। उनकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है यानी वो किस एंटीजन के खिलाफ लड़ सकती हैं, ये हम जो है वो उस बायोलॉजिकल रिसर्च में मालूम कर सकते हैं। नंबर 2 है इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च। इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च होती है जिसमें किसी जानदार की क़ुव्वते मदाफियत को जांचने के लिए वो रिसर्च की जाती है। तो इसमें उस जानदार का इम्यून रिस्पॉन्स यानी जब हम उसमें एंटीजन एंटर करवाते हैं तो उसका जो मदाफियाती निज़ाम है वो कितना एक्टिवेट होता है और कितना उस एंटीजन को मार देता है। तो ये चीज जो है वो हम इस रिसर्च में जांचते हैं। सेल सिग्नलिंग और एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स, यानी जब एंटीजन हमने ऐड करवाना है तो उसके जिस्म में एंटीबॉडीज भी बननी है। तो वो जो एंटीजन और एंटीबॉडीज ही जो आपस में जुड़ने की सलाहियत है और लड़ने की सलाहियत है वो इस रिसर्च के अंदर हम जांचते हैं। नंबर 3 है कैंसर रिसर्च। कैंसर होता है जब जानदार है जिस्म में अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल शुरू हो जाए। तो इस सेल जो है वो विदाउट बैरियर जो है वो डिवाइड करना शुरू कर दे, विदाउट कंट्रोल जो है वो डिवाइड करना शुरू कर दे, तो वहां पर ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती है जिसका नाम है कैंसर। तो जब आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो आप उन कैंसर सेल बायोलॉजी यानी वो जो सेल रसोली जो ट्यूमर बना हुआ है उस सेल के अंदर वो कौन सी नई मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं या सेल बायोलॉजी है वो आप समझ सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की मदद से। फिर उस कैंसर सेल्स का आप इलाज करते हैं मुख्तलिफ थेरापीज वैक्सीनेशन के जरिए से, और उस थेरापीज के अंदर भी आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो उन एंटीजन या ट्यूमर सेल्स के साथ बाइंड होकर वहां पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स पैदा करवाती है जिसकी वजह से वो ट्यूमर सेल्स ही सेल मेम्ब्रेन फट जाती है और वो सेल्स जो है वो वहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 है प्रोटीन एनालिसिस। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं ये असल में प्रोटीन इन नेचर होती हैं, तो इस तरह हमें उस प्रोटीन ही जो है वो कैरेक्टराइजेशन में आसानी हो जाती है। अब कैरेक्टराइजेशन से मुराद सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन दैट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में जो अमाइनो एसिड की तरतीब है वो हमें पता चल जाती है। जब हमें अमाइनो एसिड की तरतीब का पता चल जाता है तो असल में हमें उस प्रोटीन का सेल के अंदर
जो फंक्शन है, जो काम सर अंजाम देती है, उसका पता चल जाता है। और इस तरह उसका जो एक्सप्रेशन है, काम करने की जो सलाहियत है, वो भी पता चल जाती है। नंबर 5, ड्रग डेवलपमेंट। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इस्तेमाल करते हुए हम कैंसर के इलाज में मुख्तलिफ जो अद्वियात बनती हैं वो हम डिवेलप कर लेते हैं। इस तरह हम जो न्यू ड्रग डेवलपमेंट है, नई मेडिसिन बनानी है, वो भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की मदद से तैयार कर लेते हैं। अब दूसरा शोबा है डायग्नोसिस, बीमारी को पहचानना। तो इसमें मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं जिनमें ब्लड टेस्ट शामिल है। अब ब्लड के अंदर मुख्तलिफ चीजें होती हैं, इंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो मुख्तलिफ टेस्ट जो है वो इन इंजाइम, हार्मोन्स, प्रोटीन, एंटीजन, एंटीबॉडीज को जांचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें नंबर 1 टेस्ट है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये ब्लड है अंदर एंटीजन, एंटीबॉडीज, इंजाइम, प्रोटीन्स और हार्मोन्स की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नंबर 2 टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट। ये ब्लड है अंदर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ टेस्ट के जरिए से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो किसी भी ब्लड सैंपल है अंदर जो है वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स यानी एंटीजन, एंटीबॉडीज, इंजाइम, प्रोटीन्स और हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है वो जांच सकते हैं। और फिर उन कंसंट्रेशन की मदद से हम जो है वो बीमारी को भी पहचान सकते हैं। और नंबर 2 टेस्ट है इमेजिंग एजेंट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं ये जुड़ जाती हैं फ्लोरेसेंट लेबल टेक्निक, यानी हम पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में 3D इमेज बनाते हैं। अब ये जो 3D इमेज बनाते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में, उस सेल्स में मौजूद मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल पाथवे जो है वो हमारे सामने आ जाते हैं। उनका 3D इमेज हमारे सामने आ जाता है। अब ये वो सेल्स होते हैं जो एंटीजन से मुतासरा सेल्स होते हैं। जब हमें एंटीजन से मुतासरा सेल्स है फिजियोलॉजिकल पाथ और मेटाबॉलिक पाथ जो है वो हमारे सामने उनका इमेज बन जाता है, तो फिर हम मुख्तलिफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को इस्तेमाल करके उस जो मुतासरा सेल्स हैं, जो इन्फेक्शन पैदा हुआ है, उसे जिस्म में से खत्म करवाने में आसानी होती है। नंबर 3 है इम्पैक्ट ऑन थेरापी और वैक्सीनेशन। इसमें नंबर 1 है टारगेटेड थेरापीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, कोविड-19, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये जितनी भी डिजीजेज हैं, ये जितनी भी बीमारियां हैं, इनके अंदर तमाम पैथोजन जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। कोविड-19 है अंदर वायरस है, कैंसर है अंदर जो है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में जो है वो और वजह बनती है। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ एंटीजन होने की वजह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो अलग-अलग इस्तेमाल की जाती हैं हर इन्फेक्शन के अंदर। नंबर 2 है इम्यूनोथेरापी। अब इम्यूनो डिजीज जो होती हैं ये आपके क़ुव्वते मदाफियत पर हमला करती हैं, जिसकी वजह से आपका मदाफियाती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और मुख्तलिफ बीमारियां और मुख्तलिफ एंटीजन जो है वो आप पे आसानी से अटैक कर लेते हैं। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज्ड टू कम्बैट विद कैंसर डिजीज। तो मुख्तलिफ बीमारियां, इनमें कैंसर भी शामिल है, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीन शॉट ले लें। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।